और सब लोग अटेंडेंस लगा लीजिएगा, एवरीवन प्लीज़। जो भी प्रॉब्लम करवा रहे हैं उसके बेसिस पे आगे का डेरिवेशन करूँगा, ठीक है। और अभी हम लोग के सामने चैलेंज आ गया है कि बिना गॉस थ्योरम का अप्लाई किए हुए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, राइट। एंड विच वन इज मोर पावरफुल, विच वन इज मोर एंड मोर जनरलाइज। गॉस थ्योरम से आप कुछ सिमेट्रिकल सिस्टम का ही निकाल सकते हैं, राइट। बट अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो सिमेट्रिकल के लिए या अनसिमेट्रिकल के लिए भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मेन कोर्स सीख रहे हैं, राइट। बोलिए, इस क्यू चार्ज के वजह से अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो। अब अंदर में पोटेंशियल क्या था? कांस्टेंट, राइट। और v इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक कब तक के लिए वैलिड है? करेक्ट। और v इक्वल टू बाहर के लिए क्या मानने के लिए बोले थे? जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल। बाहर के पॉइंट के लिए विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर, पॉइंट चार्ज मान के काम करना, राइट। एक किसके लिए? r ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R। बट इसमें r इक्वल टू कैपिटल R पुट करते हैं तो कंटिन्यूटी आ जाता है। और इसका ग्राफ भी हम लोग ड्रॉ कर लिए थे, याद है ना। ग्राफ कैसा आया था? कुछ ऐसा ग्राफ था, v वर्सेस r का। और ऐसा भी ग्राफ था, नहीं? करेक्ट। ये ग्राफ किसके लिए था? q ग्रेटर देन 0 के लिए। ये ग्राफ किसके लिए था? q लेस देन 0 के लिए। और यहाँ से ही हम लोग ER वर्सेस R का ग्राफ भी इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ड्रॉ किए थे, राइट। उसका ग्राफ ऐसे आया था, करेक्ट। और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ गया था, करेक्ट ना। तो ग्राफ, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर ग्राफ, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ योर ग्राफ। ये कहाँ पर रहेगा? सर अंदर में, फील्ड 0, राइट। इसको हटाए, जस्ट मैं 2 मिनट में रिवीजन करवा दिया। मतलब शॉर्ट नोट्स में आपका मोटा मोटी इतना ही रहेगा, करेक्ट ना। बोले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? सर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि वन ऑफ द चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी का इफेक्ट दूसरे चार्ज पार्टिकल या चार्ज बॉडी से इंडिपेंडेंट होता है, राइट। सब अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा और हम लोग उस पॉइंट पे उसका रिजल्टेंट लेते हैं, करेक्ट ना। देर आर, आप लोग सही से बनाइएगा, यहाँ पे ड्रॉट सही से नहीं हुआ है। देर आर 3 कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर। हाउ मेनी कॉन्सेंट्रिक? 3 कॉन्सेंट्रिक होलोस्फीयर, जिसमें एक का रेडियस है कैपिटल R1, दूसरे का रेडियस है कैपिटल R2 और तीसरे का रेडियस है कैपिटल R3।
यहाँ पे चार्ज Q1 दिए हैं, यहाँ पे चार्ज Q2 दिए हैं, यहाँ पे चार्ज Q3 दिए हैं, राइट। एग्री। और सबका सेंटर डिफरेंट है या सेम है? सेम सेंटर है। चलिए, फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। ए का सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r1, बी का सेंटर से डिस्टेंस स्मॉल r2, सी से का सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r3 और डी का सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r4, राइट। क्या क्या निकालना है? पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। और यहाँ पे एक मिनट, लेट मी फिनिश। Q1, Q2, Q3 ऑल आर अलजेब्रिक क्वांटिटी। मुझे नहीं पता है कि Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे नहीं पता है Q2 पॉजिटिव है, कुछ भी हो सकता है, राइट। Q1, Q2, Q3 ऑल आर अलजेब्रिक। जो हम लोग आपने जो फार्मूला डेवलप किया उसमें पॉजिटिव मानकर नेगेटिव मानकर, या वहाँ पे जो उस फार्मूला में Q अलजेब्रिक है। पोटेंशियल का फार्मूला आप लोग से बात करते रहता हूँ ऑनलाइन के बच्चे। पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला में जो Q है वहाँ पे मॉडुलस नहीं लगाया हुआ है, वहाँ पे जो पुट कीजिएगा तो प्रॉपर साइन के साथ, राइट। चलिए सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए। चलिए इस पे कितना Q1, Q2, Q3 4 पॉइंट लिया हूँ, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। हम लोग को ए, बी, सी एंड डी पे पोटेंशियल भी निकालना है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी, सी एंड डी। पहले आप लोग ट्राई कीजिए इसको, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगा तो फटाक से सॉल्यूशन नज़र दिख जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जितना मैंने पिछले क्लास में थ्योरी पढ़ाया उस थ्योरी का हेल्प लेके इसका आप आंसर दें। कैन यू ट्राई कर सकते हैं? हो गया?
आप में से कौन कौन लोग बना लिए? गौरव और एनीवन? चलिए एवरीवन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पॉइंट ए, इस स्फीयर का नाम मैं बोल रहा हूँ S1, इसका S2, इसका S3। पॉइंट ए S1 के बाहर का पॉइंट है या अंदर का? सब लोग बोलेंगे, आप रिप्लाई करेंगे मेरे साथ। S2 पॉइंट ए S2 के रेस्पेक्ट में अंदर, और S3 के रेस्पेक्ट में अंदर का पॉइंट है। तो पोटेंशियल एट ए के लिए क्या रहेगा? पोटेंशियल एट ए ड्यू टू S1, करेक्ट ना? पोटेंशियल एट ए ड्यू टू S2 और पोटेंशियल एट ए ड्यू टू S3, तीनों का कंबाइंड इफेक्ट लेंगे, राइट? ए के वजह से क्या होता सर? Q1/4πε0 कैपिटल R1, इज इट राइट? बहुत काम का चीज़ बता रहा हूँ भाई यहाँ, ठीक है? S2 की वजह से बोलना है, आगे तो बोलिए। वेरी गुड, कैपिटल R2, राइट? और S3 की वजह से समझ गए? किनका किनका यहाँ तक करेक्ट था? करेक्ट ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू एट ए, सर ये जो पॉइंट ए है इसके लिए अंदर का पॉइंट है, तो S1 के लिए अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0, राइट? भाई S2 का भी तो अंदर का पॉइंट है, करेक्ट? 0। S3 के लिए भी तो अंदर का पॉइंट है। इसका मतलब यहाँ पे Q1, S1, S2, S3 तीनों मिलकर क्या ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0? दिस ए गुड ऑब्जेक्टिव एटलीस्ट फॉर जेईई मेन और एडवांस, सॉरी नीट और जेईई मेन, करेक्ट? जो हम लोग पढ़े उसी का यूज कर रहे हैं पिछले क्लास का, राइट? तो ए के लिए तो सबको क्लियर हो गया। अब बी के लिए बात करते हैं। तो भाई ये जो पॉइंट बी है वो S1 से बाहर का है, बट S2 और S3 के लिए अंदर का पॉइंट है, करेक्ट? तो जो पॉइंट स्फीयर के लिए बाहर का रहेगा उस स्फीयर को, उस पॉइंट के लिए स्फीयर का चार्ज को हम लोग पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पे डाल देंगे, राइट? अब पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाएंगे, करेक्ट ना? पॉइंट बी इज द पॉइंट आउटसाइड पॉइंट फॉर S1, बट इट इज द पॉइंट इनसाइड पॉइंट फॉर S2 एंड S3, इज इट राइट? तो नेट पोटेंशियल एट बी के लिए फिर से तो लिखना पड़ेगा, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू S1, पोटेंशियल एट बी ड्यू टू, सब लोग सुन पा रहे हैं? जो बच्चे नहीं क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये कोई अब एक्सक्यूज नहीं रहेगा। नेटवर्क ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, एक आध दिन हो सकता है। आप वीडियो देखेंगे तो मुझसे बहुत पीछे रह जाएंगे। तो नेट पोटेंशियल एट वी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी ड्यू टू S1 प्लस पोटेंशियल एट बी ड्यू टू S2 प्लस पोटेंशियल एट बी एट S3, राइट? बी S1 के वजह से क्या हम लिख सकते हैं? Q1/, नीचे का टर्म आप लोग बोलेंगे, वेरी गुड स्टूडेंट, स्मॉल r2, और S2 का वजह से वेरी गुड कैपिटल R2, Q3/4πε0, आगे बोलिए, R3, यस, करेक्ट ना? इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पे देखिए, तो पॉइंट ए पे पोटेंशियल इज, जब तक, इसका मतलब है इनसाइड द स्फीयर S1 पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, राइट? बट एट पॉइंट बी इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ, जब पॉइंट बी S1 S2 के बीच में रहेगा तो इज इट इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर? नो, यहाँ पे R2 वेरिएबल है, राइट? R2 कहाँ से कहाँ तक हम लोग ले सकते हैं? अगर बी को इसके बीच में है
तो R1 से R2 के बीच का, कैपिटल R1 से कैपिटल R2 के बीच का मान सकते हैं, राइट। इसका मतलब एक कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल पोटेंशियल है, राइट, क्योंकि इसमें वेरी करने का स्कोप है स्मॉल R2, राइट। इट इज नॉट ए थ्योरी, इट इज काइंड ऑफ प्रॉब्लम, राइट। हो गया ना। अब चलिए, व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, शुभांकर। अब 1 मिनट, S2 और S3 क्या बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा? उसके लिए अंदर का पॉइंट है, राइट। तो विच चार्ज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पक्का कुछ लोग अंदर अंदर मुस्कुरा रहे होंगे, सर गॉस लॉ याद आ गया। करेक्ट, स्कूल में पढ़ाया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नहीं, नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नोट से आ जाएगा, करेक्ट ना। बट विदाउट इंट्रोड्यूसिंग गॉस लॉ हम लोग अभी इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, राइट। तो क्या इसको लिख सकते हैं Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अब बाकी के लिए 0 + 0 नहीं, तो ओनली विच स्फीयर या विच चार्ज आर रिस्पॉन्सिबल, ओनली चार्ज ऑन द स्फीयर S1, राइट। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए अब हम लोग पॉइंट सी के लिए बात करते हैं। तो पॉइंट सी किसके लिए बाहर का पॉइंट है? S1 और S2 के लिए बाहर का पॉइंट है, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट तो पोटेंशियल एट सी इक्वल टू, तो भाई बाहर के पॉइंट के लिए यहाँ देखिएगा, थोड़ा मेहनत करने से बचा देते हैं आपको। बाहर के पॉइंट के लिए यहाँ के चार्ज को क्या मानना है? पॉइंट चार्ज, करेक्ट ना। तो इस Q1 को कहाँ रख देना है? सेंटर पे। भाई यहाँ के चार्ज को भी तो पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पे मानेंगे, तो 2 चार्ज को सेंटर पे डाल देंगे। कौन कौन सा? Q1 और Q2 को, राइट। और एक साथ मान लेंगे Q1 + Q2 कर देंगे, करेक्ट ना। फॉर आउटसाइड पॉइंट चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज विच इज सिचुएटेड एट द सेंटर। तो अलग सोचने से बेटर है, अगर मैं आपकी जगह पर रहता तो मैं ओके इसका चार्ज को पॉइंट चार्ज मानकर सेंटर पे बोलेंगे और इसका भी चार्ज को पॉइंट चार्ज मानकर सेंटर पर रख देंगे, राइट। नहीं तो फिर भी अगर सर नहीं सर थोड़ा तोड़ कर देख लेते हैं, तो तोड़ कर देखते हैं तो पोटेंशियल एट सी ड्यू टू S1, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू S2 और पोटेंशियल एट सी ड्यू टू S3, इज इट राइट। इसके वजह से कितना लिखिएगा? Q1/4 पाई, आगे बोलते रहिए, R3, राइट। और इसके वजह से क्या लिखिएगा? बोलिए, R3, करेक्ट। इसके वजह से अब भाई इसको आप ऐसे नहीं कर सकते थे Q1 + Q2 एक साथ, दोनों का डिनोमिनेटर तो सेम है ना। तो बात तो यही होगी ना कि Q1 Q2 को एक साथ जोड़ दिए, तो जोड़ने का मतलब क्या? Q1 Q2 को सेंटर पे डाल दिया, राइट। ये लॉजिकली होना भी चाहिए था। क्यों लॉजिकली होना चाहिए था? कि सर जो भी आउटसाइड का पॉइंट रहेगा तो आउटसाइड के पॉइंट के लिए स्फीयर के चार्ज को सेंटर पे डालते रहेंगे, राइट। तो ये रहेगा। ओके एवरीवन, और इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? S1 और S2, बट S3 रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा क्योंकि इसके लिए अंदर का पॉइंट है, बट इन दोनों के लिए बाहर का पॉइंट अब बन गया, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी इक्वल टू क्या ले,
और जब S1 S2 के लिए अंदर का पॉइंट है तो S1 S2 का हम लोग पॉइंट चार्ज मान के सेंटर पर कर दें डायरेक्ट। कैसे लिख सकते हैं? Q1 प्लस Q2, बट यहाँ पे Q1 Q2 का पुट द वैल्यू अलजेब्रेकली, राइट। उससे फ़ायदा क्या रहेगा? अगर एक मिनट Q1 इक्वल टू 2 कूलम और Q2 इक्वल टू -2 कूलम, देन 0 कर देगा, करेक्ट। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का स्क्वायर, करेक्ट ना? यस। अब आते हैं पॉइंट डी पे। यहाँ तक तो हो गया। चलिए पॉइंट डी पे। पॉइंट डी सारे स्फीयर से बाहर है, राइट। इसके लिए बाहर का पॉइंट, इसके लिए भी बाहर का पॉइंट, इसके लिए भी बाहर का पॉइंट। तो बाहर के पॉइंट के लिए स्फीयर का चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज विच इज सिचुएटेड एट वेयर सेंटर, इज इट राइट। तो क्या पोटेंशियल एट डी इक्वल टू, क्या सारे चार्ज को पॉइंट चार्ज मान कर स्फीयर पर रख दें, सेंटर पर रख दें डायरेक्ट? तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए। व्हाट अबाउट यू? इलेक्ट्रिक फील्ड एट डी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलिए। यस। तो ये हो गया यहाँ तक का जो था वो था नीट या जेई मेन लेवल का। अब इसको थोड़ा सा एडवांस बनाता हूँ। इसमें रहेगा ड्रॉ द ग्राफ पोटेंशियल वर्सेज आर। ड्रॉ द ग्राफ, लिखिए क्वेश्चन, पोटेंशियल वर्सेज स्मॉल आर वेयर आर टेकन फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सब लोग ग्राफ ट्राई कीजिए। शुभांकर ड्रॉ द ग्राफ, रिपीट करना कुछ नहीं है इसमें, V वर्सेज आर का ग्राफ ड्रॉ करना। ड्रॉ द ग्राफ पोटेंशियल वर्सेज आर वेयर आर टेकन फ्रॉम वेयर सेंटर। सेंटर तो एक ही है ना, ऑल आर कॉन्सेंट्रिक। क्या आप लोग ट्राई करेंगे या मैं ड्रॉ कर दूं? बर्निल ड्रॉ कर सकते हैं ना? ठीक। भार्गव, अंशुमान, ओके, अन्वेषा, ट्राई, ठीक है। आयुषी, ग्राफ ड्रॉ करने में एक चीज़ आप नहीं ड्रॉ हो पाएगा, एक चीज़ सपोज कर लीजिए, तब ड्रॉ कर पाइएगा बढ़िया से। ऑल चार्जेस आज पॉजिटिव, ठीक है।
क्यों पहले तो आपने किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, इसलिए मैं वेट कर रहा था। कन्फ्यूजन नहीं हो रहा था Q1 पॉजिटिव है Q2 पॉजिटिव या निगेटिव, कैसे ड्रॉ कीजिएगा भाई? डैम सर कुछ, या तो फिर अपने मन में सोच लिए होंगे कि ऑल आर पॉजिटिव, राइट? देखिए मेरा क्वेश्चन ही नहीं समझ पाया रोशन कुमार, बहुत क्लियर कट क्वेश्चन था। मैं एक साथ S1 S2 S3 के लिए एक साथ भी वर्सेज आर का ग्राफ पूछा हूँ? मैंने कभी बोला VA वर्सेज आर, पॉइंट ए का, पॉइंट बी का, पॉइंट सी का? मेरा जो क्वेश्चन था उसमें कितना पॉइंट के लिए सर? हर पॉइंट के लिए आपने बोला, राइट? मेरा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया? मैंने बोला था ड्रॉ द ग्राफ V वर्सेज आर, कहाँ का आर टेकन फ्रॉम सेंटर, तो सेंटर से आर लेते रहेंगे, कितना पॉइंट? ये जो ओनली ABCD। एकदम माइंड ऐसे ओपन रखो ना कि क्वेश्चन क्या है इतना यार, फंक्शन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियलिटी, ड्रॉ ग्राफ कर रहे हैं। मैथमेटिक्स सिर्फ इसलिए थोड़े पढ़ते हैं कि सिर्फ मैथमेटिक्स का आंसर आ जाए। चलिए फोटो खींच के व्हाट्सअप कीजिए तो मुझे, मेरा व्हाट्सअप अभी ऑन हो गया है। जिनका भी ग्राफ हो गया है, और नहीं तो फिर मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट कर सकता हूँ मैं ग्राफ देखने के लिए। सब लोग ड्रॉ कर लिए या मैं डायरेक्ट मैं ड्रॉ कर दूँ? वेरी गुड निरंजन और गौरव भूषण, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अभी मैं बताया नहीं, इसलिए आप लोग का और भी लोगों का मौका है, ड्रॉ करके बता सकते हैं। प्रेशर नहीं लेना है रोशन कुमार, आराम से ड्रॉ करो, कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे करना चाहिए, ठीक है? सबके लिए अलग अलग
फंक्शन है ना, सबके सेम फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है? अलग अलग फंक्शन है एवरीवन। एक ए है, एक ए है, एक ए है, एक ए है, करेक्ट। और बहुत स्मार्टली मैं 4 पॉइंट भी लिया था, ए बी सी एंड डी, राइट। इसमें वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। बट यहाँ पे हाइपरबोलिक है, करेक्ट ना। यहाँ पे हाइपरबोलिक है, यहाँ पे क्या आ गया था, R2 आ गया था। इसमें भी क्या आ गया था, R3 आ गया था। इसमें भी क्या आ गया था, R4 आ गया था। तो एक्चुअल में मैक्सिमम पोटेंशियल कहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम पोटेंशियल स्फीयर S1 के अंदर और उसके सरफेस पे रहेगा, राइट। और वो कांस्टेंट रहेगा, इसके अंदर कांस्टेंट पोटेंशियल ना, और मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा इफ़ Q1 Q2 Q3 आर पॉजिटिव। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट यहाँ देखना है टाइम निकाल कर। यहाँ पे जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ एवरीवन, यहाँ पे जो इस जोन में जो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन आया है उसमें अगर स्मॉल r इक्वल टू R1 करेंगे तो इसके यहाँ इसके एक्सप्रेशन के बराबर हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब है कि इफ़ r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू R1, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है, करेक्ट। इस यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मिला है उस एक्सप्रेशन में स्मॉल r इक्वल टू R2 करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, राइट। इसमें स्मॉल r इक्वल टू R2, इसमें स्मॉल r इक्वल टू R2, इसमें स्मॉल r इक्वल टू R2 करेंगे, वैल्यू सेम आ जाएगा, करेक्ट ना। इसमें स्मॉल r इक्वल टू R3, इसमें स्मॉल r इक्वल टू R3 पुट करेंगे, वैल्यू सेम हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं ए सपोज करके ड्रॉ कर रहा हूं कि ऑल आर पॉजिटिव। कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा, स्मॉल r इक्वल टू R1। पिछले क्लास का थ्योरी ही तो ऐसा था, पिछले क्लास से भी तो इन्फ्लुएंस हो सकते थे, नहीं, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। इसके बाद यहाँ से डिक्रीज करेगा, नहीं, और यहाँ पे क्या रहेगा, r इक्वल टू R2, फिर यहाँ से डिक्रीज करेगा, करेक्ट। बट उसका डिक्रीज करने का स्लोप और भी डिक्रीज कम रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका हाइपरबोला अलग रहेगा, करेक्ट। तो स्मॉल r इक्वल टू R3, और यहाँ के बाद दिस वन, करेक्ट ना एवरीवन। तो दिस इज अ करेक्ट ग्राफ फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। और कहाँ कहाँ पे कॉर्नर डेवलप होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, करेक्ट। ये कहाँ पे था, S1 का सरफेस, अंदर का और बाहर का, राइट। ये पॉइंट जो है कॉर्नर है किसका, अंदर और बाहर का पॉइंट सरफेस का। ये किसका पॉइंट है, S2 का अंदर का और बाहर का, राइट। ये किसका है, S3 का अंदर का और बाहर का, करेक्ट ना। तो आप में से किनका किनका बर्नौली ग्राफ आया है, कहाँ पे मिस्टेक कर गए थे, समझ में आ गया ना। तो एक क्वेश्चन जब जैसे ही ग्राफ का बात आ गया तो एक क्वेश्चन जेई मेन से ऊपर उठ के एडवांस का बन गया, करेक्ट। और देखिए ग्राफ में जिस पॉइंट पे कॉर्नर डेवलप होता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, और पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं विथ नेगेटिव साइन तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूटी रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, मतलब अंदर में कुछ और रहेगा, जस्ट बाहर कुछ और रहेगा, राइट। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस रहेगा, अंदर में कुछ और रहेगा, किसके अंदर, S2 के इनर सरफेस पे कुछ और रहेगा और बाहर में कुछ और रहेगा, राइट। इसमें भी यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, करेक्ट ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में पूरा सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक कितना जगह डिसकंटिन्यूटी मिलेगा, 1 2 3, कितना जगह डिसकंटिन्यूटी, 1 2 एंड 3। आप लोग समझे मैंने क्या बोला।
हाँ हम्म हम्म अच्छा, उसको मैं 2 मिनट में समझा दूंगा। मतलब एक सेम, देखिए सेम ही अगर हाइपरबोला रहेगा तब तो ऐसे ही चलते रहेगा, नहीं स्मूथ रहेगा। ये तो डैम सिर्फ पक्का पता है कि सेम सेम नहीं चलेगा, क्योंकि आपने भी वही ड्रॉ करके भेजा है मुझे। मैं नहीं बोल रहा, आपका सोल्यूशन बोल रहा है, राइट? तो आपने क्या सोच कर ऐसे ड्रॉ कर दिया? यस। हाँ हाँ हाँ, तो वो अलग अलग 3 हाइपरबोला है, तो 3 हाइपरबोला अलग अलग है। और तो ऑब्वियसली 2 डिफरेंट हाइपरबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। 2 डिफरेंट हाइपरबोला अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो कॉर्नर ही तो डेवलप होगा। पहला तो एक ए हो गया ग्राफ का नॉलेज से, बट फिर भी उसको मैं स्लोप से बता दूंगा, ठीक है? 1 मिनट में हो जाएगा। चलिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात कर लेते हैं। देखिए ये मेरा रेगुलर नोटबुक देखिएगा तो इसमें ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आज क्लास लेने से पहले ऐसे सोच रहा था कि इस क्वेश्चन को ऐसे लिया जाए। मुझे एक्चुअली कुछ थ्योरी पढ़ाना था, फिर मैंने एक क्वेश्चन सोचा कि ऐसा क्वेश्चन तो गॉस लॉ से अच्छा बन सकता है। फिर सोचा अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम किया जा सकता है। 2-3 जो मैं पढ़ाया थी उसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन ले सकते हैं, राइट? और लेकिन ये ग्राफ कहीं ना कहीं आपको हेल्प आ जाएगा, असाइनमेंट में भी कहीं ना कहीं मिलेगा, ठीक है? चलिए बोलिए, स्फीयर S1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0, करेक्ट। और स्फीयर S1 के अंदर इनर सरफेस तक जैसे ही S1 और S2 के बीच में आते हैं, S1 S2 के बीच का मतलब S1 S2 का बीच का मतलब S1 का आउटर स्फीयर, S1 का आउटर स्फीयर से लेके S2 का इनर स्फीयर तक, राइट? भाई S1 S2 के अंदर का मतलब क्या? इसका आउटर स्फीयर से लेकर इसका इनर स्फीयर तक, राइट? यही ना, करेक्ट? तो यहां तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या आया था? मैं बता रहा हूं क्या था, Q1/4πε0R2 आया था, राइट? Q1/4πε0R2, बट R2 कैन बी टेकन फ्रॉम वेयर टू वेयर? R2 से छोटा, R2 के बराबर या छोटा, और R1 के बराबर या बड़ा। तो R1 के बराबर या बड़ा का मतलब भाई इतना हम लोग सेट थ्योरी पढ़े हैं, नहीं? करेक्ट ना? इसका मतलब क्या है कि R1 से छोटा नहीं ले सकते हैं। R1 R2 का वैल्यू R1 से बड़ा, मतलब उसके आउटर स्फीयर सरफेस के आउटर पार्ट को टच कर सकते हैं, अंदर वाला का नहीं, करेक्ट? इसका S2 का इनर सरफेस को टच करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, करेक्ट? उसके अंदर रहना है, क्लोज, करेक्ट? चलिए तो इस यहाँ पे वैल्यू जब R=R2 ले लेते हैं, यहाँ से कहाँ तक ये हो गया था, कहाँ से कहाँ तक? R=R1 तक ना। और जैसे ही R=R1 के जस्ट अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, R1 के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल ऑफ सडन जंप कर जाएगा, नहीं? और कितना हो जाएगा? Q1/4πε0R1। देखिए तो मैं सही हूं? जस्ट अंदर 0, जस्ट बाहर के लिए एक्सप्रेशन क्या रहेगा? Q1/4πε0, बोलिए, R1। करेक्ट एवरीवन? चलिए हाँ, R1 का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ से कैसा चलेगा? तो R1 से R2 तक ग्राफ यही चलेगा ना। उसके बाद जैसे ही आप पॉइंट, कौन सा पॉइंट, या हम लोग पॉइंट बी का बात कर लिए, बी कहाँ से कहाँ तक के बीच में था? S1 से S2 के बीच में। अब पॉइंट सी पे, सी कहाँ के बीच में है? S2 से S3। देन तब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था Q1 + Q2 बाई व्हाट?
4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 का स्क्वायर, करेक्ट? बट दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर व्हाट? दिस इज एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट सी, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर पॉइंट सी। तो अब यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर R3 इक्वल टू, और R3 कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं? R3 ले सकते हैं R2 से R3 के बीच, करेक्ट? R2 से R3 के बीच में। तो जैसे ही R3 इक्वल टू स्मॉल r3 इक्वल टू R2 कर देंगे तो वैल्यू यहाँ पे क्या मिलेगा? Q1 प्लस Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या था? R इक्वल टू R2। तो इस R2 से जस्ट अंडर तक ए फंक्शन चलेगा, R2 के जस्ट बाहर कौन सा फंक्शन? ए चलना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? जस्ट अंदर तक ए वैल्यू Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, करेक्ट ना? जस्ट अंदर के लिए आपको Q1 सिर्फ ऊपर रखना है। तो इसमें स्मॉल r इक्वल टू R2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? जस्ट अंदर के लिए Q1 बाई 4 सॉरी R2 स्क्वायर, करेक्ट? बट जस्ट बाहर के लिए क्या? जस्ट बाहर के लिए ये किसके लिए है? R3 लेस देन इक्वल टू कैपिटल R3 और कैपिटल R2 से बड़ा। इस एक्सप्रेशन में अगर R3 इक्वल टू कैपिटल R2 कर दिए देन वैल्यू क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 4 परसेंट R2 का स्क्वायर, राइट? तो ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या मैच किया? मैच नहीं किया। तो ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा है। तो भाई यहाँ देखिए ऑब्वियसली ये तो ऊपर R2 तो R2 रहा, जस्ट अंदर R2, जस्ट बाहर R2, तो डिनोमिनेटर तो सेम रह गया सरफेस पे। R2 S2 के सरफेस का जस्ट अंदर, जस्ट बाहर, डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, डिनोमिनेटर आपने बड़ा कर दिया। क्यों बड़ा कर दिया? क्योंकि Q1 Q2 दोनों को पॉजिटिव लिए हैं। तो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, डिसकंटिन्यूटी होकर वैल्यू छोटा हो गया, बड़ा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा नहीं। अब फिर यहाँ से एक अलग स्टोरी, राइट? तो कहाँ पर डिसकंटिन्यूटी मिला? R2 पे। अरे ग्राफ कहाँ तक चलता रहेगा? अब फिर R इक्वल टू R3, और जैसे ही R इक्वल टू R3 के इनर तक, बाहर के लिए फिर क्या हो जाएगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाई 4 R3 का स्क्वायर, फिर से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से अगेन ये चलेगा। तो ग्राफ कुछ इस टाइप का रहेगा एवरीवन। एक बार मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे 0 रहेगा, फिर थोड़ा सा ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाकर अगेन डिक्रीज करेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाकर अगेन डिक्रीज करके 0 होगा। समझ गए? कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी? R इक्वल टू R1 पे, फिर कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी? R इक्वल टू R2 पे, फिर कहाँ पे डिसकंटिन्यूटी? R इक्वल टू R3 पे। और जहाँ यहाँ के बाद फिर मैं ग्राफ को ऊपर क्यों लेके चला गया? क्योंकि ऑल ऑफ सडन वैल्यू ऊपर वाला बढ़ जाता है, राइट? तो दिस इज द पैटर्न। तो भाई ये कभी भी नीट में और जेईई मेन तक आ सकता है, लेकिन नीट में नहीं आएगा। एडवांस तो पक्का आ सकता है, ठीक है? करेक्ट ना? और आपका स्लोप वाला स्टोरी मैं बता दूंगा लेना, ठीक है? और ये काम आप भी कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। अब लिखिए फाइंड आउट। अच्छा यहाँ देखिएगा, जो भी आपका डेरिवेशन में पिछले 20 साल में जो बोर्ड में आता है डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें डेरिवेशन में क्या क्या आ सकता था यहाँ पे देखना है। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लाइन, करेक्ट? लाइन में क्या सेमी, लाइन में फाइनाइट हो सकता है, सेमी इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, राइट? एक काम कर लिए हम लोग। उसके बाद व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द आर्क, आर्क क्या हो सकता है सर? कुछ भी, 1/4 सर्किल, सेमी सर्किल, सर्किल, राइट? ये हो गया। व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग, राइट? एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एज वेल एज फील्ड ऑन इट्स ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये काम कर लिए। उसके बाद वहाँ के बाद आगे थे डिस्क, राइट? करेक्ट ना? और डिस्क का निकालने के बाद डिस्क को ही बना दिए थे इनफाइनाइट प्लेन, राइट? ओके।
और डिस्क का काम करने के बाद फिर हम लोग आ गए थे किस पे, हॉलोस्फीयर। अब उसके बीच में प्रॉब्लम भी ले रहे थे, प्रॉब्लम को काउंट नहीं करूँगा। हॉलोस्फीयर में हम लोग यहाँ पे डिराइव किया, उसके बेसिस पे मैंने ये सब काम कर लिया, राइट। एक प्रॉब्लम ले लिया। अब लास्ट वन, अभी दो चीज़ और बचा हुआ है जो आपका सिलेबस का डायरेक्टली रिलेटेड है। एक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर वेयर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन वॉल्यूम, when charge distributed uniformly in volume. But yes, but it is very important to note that अगर मेरे पास कोई कंडक्टर रहेगा तो कंडक्टर के वॉल्यूम में चार्ज को नहीं डाल सकते हैं। वो आगे पढ़ाएंगे आपको, जब कंडक्टर पढ़ाएंगे तो। इसका मतलब चार्ज अगर डिस्ट्रीब्यूटेड वॉल्यूम में है तो डैम श्योर सिस्टम नॉन कंडक्टर होना पड़ेगा। कंडक्टर में ऐसा हो ही नहीं सकता है। कंडक्टर के अंदर में अगर कंडक्टर के वॉल्यूम में अगर चार्ज को इंजेक्ट करेंगे, वो चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, वॉल्यूम में नहीं रह सकता है। इसलिए अगर चार्ज इफ़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम मतलब डैम श्योर नॉन कंडक्टर है, करेक्ट। तो हेडिंग मेरा बनेगा फाइंड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड if charge distributed, if charge is uniformly distributed in volume of a solid sphere. ठीक है ना। Yes, sir. चलिए अब इसको समझेंगे। हम लोग का थ्योरी क्या चल रहा है अब सर। अब यहाँ पे आपने जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लिया, अब मेरा ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, राइट। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन वॉल्यूम, और नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेट अस सपोज टोटल चार्ज इज क्यू। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी रहेगा वो लीनियर चार्ज डेंसिटी रहेगा, एरियल चार्ज डेंसिटी रहेगा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, या वॉल्यूम पर यूनिट चार्ज रहेगा। तो रो इक्वल टू क्या बोलेंगे, क्यू बाई, बोलिए। बट यहाँ पे एक मिनट, ये फार्मूला आप तभी लगा पाए जब आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या कर सकते थे, टोटल चार्ज बाई टोटल वॉल्यूम। ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 12 के बाद लेक्चर 13 नहीं है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर 1 है वो, करेक्ट। किसी ने लेक्चर 13 मांगा, 13 हम लोग खोज रहे हैं, 13 कहाँ पढ़ाया भाई। वो फर्स्ट शुरू हो गया है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर फर्स्ट, इट इज नॉट 13। चलिए यहाँ तक आ गए। Yes, sir. अब इस डायग्राम को मैं हटाऊं, आप लोग अलग से फिर ड्रॉ कीजिएगा, मैं समझाना है मुझे। यहाँ तक हो गया ना। Yes, sir. एवरीवन, अगर
सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का, मैं बोला कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का क्या देखना है, आपको इमेजिन करना है। इधर इसके अंदर जो मटेरियल है और उसको बाहर जो मटेरियल है उसको माइनस कर दीजिए, इमेजिन मत कीजिए। क्या नज़र आएगा जो मैं लिया हूँ? वेरी गुड सर, इट इज़ हॉलोस्फीयर। अगर सिर्फ जिसको सैडेड किया अगर उसको इमेजिन करेंगे तो इट इज़ ए हॉलोस्फीयर हुज थिकनेस, हुज सरफेस थिकनेस इज डी आर, राइट? नॉट, इट इज नॉट सिलेंडर राहुल, इट इज हॉलोस्फीयर, राइट? इज इट सिलेंडर? मैंने बोला सेंटर से आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का इमेजिन करना है, और अंदर का जो है उसको सोचिए कि कट करके बाहर निकाल दिया, बाहर का जो है उसको भी माइनस कर दीजिए, और तब इमेजिन कीजिए अंदर में कुछ नहीं बाहर में कुछ नहीं, सिर्फ ए साइडेड वाला पार्ट। क्या नजर आएगा? यस, इट इज हॉलोस्फीयर। और मान लेते कॉस्को बॉल, राइट? कॉस्को बॉल के अंदर में खाली बाहर में खाली, राइट? सिर्फ सरफेस है, बट सर भाई सरफेस भी तो कुछ मटेरियल से बनेगा ना, उसका भी तो कुछ थिकनेस रहेगा टी आर। तो वैसे ही क्या है इसका, अगर हम लोग बात करेंगे तो सर इट इज ए हॉलोस्फीयर हुज सरफेस थिकनेस इज व्हाट? डी आर। तो मान लेते हैं, लेट अस सपोज, क्या देखना है, इसका भी वॉल्यूम निकाल सकते हैं। कैसे सर? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस कर दीजिए, राइट? सरफेस एरिया इनटू थिकनेस गिव्स व्हाट? वॉल्यूम ऑफ दिस शीट, राइट? वैसे ही यहाँ पे इसका जो सैडेड क्या उसका मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखिएगा? वॉल्यूम ऑफ दिस, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम रहेगा या बहुत छोटा रहेगा? इक्वल टू व्हाट? तो सर सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, हाउ मच सरफेस एरिया? बोलते ही नहीं ना है, प्रॉब्लम तो इन लोगों के साथ बहुत बड़ा ये है, 4 पाई आर एस डी आर, करेक्ट? तो दिस इज द सरफेस एरिया। तो सर ऐसा क्यों किए? तो हम लोग क्या जानते थे कि अगर चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, एलिमेंट तब डीवी लेंगे, राइट? चार्ज अगर एरिया में है तो एलिमेंट एरिया लेते थे, चार्ज अगर लेंथ पे है तो एलिमेंट डीएल लेते थे। तो यहाँ पे हम लोग का मजबूरी था एलिमेंट वॉल्यूम लेना। अब वॉल्यूम कैसे लें, दैट्स व्हाई कि मेरा लाइफ आसान हो जाए, राइट? चलिए अभी यहाँ बताइए, इस टाइप का आर को वैरी करते हुए और सबको सेंटर पे मानते हुए, क्या कॉन्सेंट्रिक मानते हुए, और आर को वैरी करना है यहाँ से यहाँ तक, कितना हॉलोस्फीयर? इनफाइनाइट। यस, तो इनफाइनाइट ना, एंड ऑल आर कॉन्सेंट्रिक। तो आपको नहीं था कि इससे पहले मैं 3 हॉलोस्फीयर माना था? यहां देखना है इससे पहले कितना हॉलोस्फीयर माने थे? 3 ना। और 3 हॉलोस्फीयर के वजह से मैं कहीं कहीं पे पोटेंशियल निकाल रहा था। तो आपको नहीं था कि बिल्कुल इस थ्योरी को मुझे समझाना था, इसलिए मैंने वो प्रॉब्लम लिया, करेक्ट? तो यहाँ पे वहाँ पे बस 3 ही स्फीयर था भाई, यहाँ पे कितना स्फीयर? 1 3। यहाँ पे अगर आर को वैरी करेंगे कितना हॉलोस्फीयर मिलेगा? इनफाइनाइट, करेक्ट? तो आपको नहीं था कि इसी का एक्सटेंशन यहाँ पे हो जाएगा, इसी का एक्सटेंशन कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, राइट? बट सर इनफाइनाइट हॉलोस्फीयर में तो पूरा लाइफ चला जाएगा। तो कोई बात नहीं है, उसी काम के लिए न्यूटन आपको दे के चले गए हैं, क्या? इंटीग्रेशन, करेक्ट? इतने बड़े काम करके चलेगा कि आपका लाइफ आसान कर दे, फिर भी आप लोग को हैप्पीएस्ट मोमेंट नहीं आ रहा है। चलिए इसमें डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकाल पाएंगे? कितना? लेंथ पे रहता था तो डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल लिखते थे, एरिया पे रहता था तो लिखते थे डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। वॉल्यूम में रहेगा था डी क्यू क्या लिखे? रो इंटू डी वी। और रो तो आपके सामने अभी निकाला हुआ था। एक मिनट रुके, इज इट कंपलसरी कि ऑल द टाइम रो से कांस्टेंट रहेगा? हो सकता है कि आगे के क्लास में मैं ऐसे कर दूं, रो इक्वल टू रो नोट बाई आर, करेक्ट? ऐसा एक 2012 के जेई मेन में आया हुआ था क्वेश्चन,
एरोटो में ऐसा क्वेश्चन है जिसमें रो इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आर, रो इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आर। तो उस केस में जहाँ का डीवी लेंगे, जहाँ का डीवी वहाँ का ही रो लेना है। ऐसा नहीं कि बात कर रहे हैं यहाँ का और रो ले रहे हैं यहाँ का, ऐसा नहीं करना है, राइट। यहाँ तक हो गया। चलिए, तो और रो बाद में जब रिक्वायरमेंट होगा, अभी मेरा रो कांस्टेंट है, बाद में रिक्वायरमेंट होगा तो रो का मैं वैल्यू पुट कर लूँगा। एग्री ना? हो गया, हटाए। चलिए, अभी डेरिवेशन स्टार्ट नहीं किए हैं। देखिए, मैं सेंटर से आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी बना हूँ, करेक्ट। सेंटर से कहाँ पे? आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी। और अब आपको इमेजिन करना है, यहाँ देखना है, इमेजिन करना है छोटा छोटा हॉलो स्फीयर, करेक्ट। तो यहाँ से हॉलो स्फीयर मैंने एक पॉइंट पी ले लिया। ये पॉइंट पी मेरा कहीं का भी हो सकता है, अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, करेक्ट ना। इट डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। मैंने एक पॉइंट पे ऐसे इमेजिन कर लिया, करेक्ट। और अभी मैं काम करना स्टार्ट किया हूँ आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल आर एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए, ठीक है एवरीवन, इसके लिए काम कर रहे हैं। और जब आप पॉइंट पी इज द इनसाइड पॉइंट ऑफ सॉलिड स्फीयर, पॉइंट पी इज द इनसाइड पॉइंट ऑफ द सॉलिड स्फीयर। अब आप जब हॉलो स्फीयर इमेजिन करना स्टार्ट करेंगे तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, आपको नहीं था कि ये पॉइंट पी, इसके अंदर जितना भी हॉलो स्फीयर रहेगा उसके लिए बाहर का पॉइंट रहेगा। पॉइंट पी इज द आउटसाइड पॉइंट फॉर ऑल हॉलो स्फीयर, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, इस पॉइंट पी के अंदर जो हॉलो स्फीयर बनेगा, राइट। और पॉइंट पी बिकम्स इनसाइड पॉइंट, कौन सा हॉलो स्फीयर के लिए? जो इस जोन में बनेगा। तो मैं इसको दो जोन में डिवाइड कर रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट जोन कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक का, फर्स्ट जोन यहाँ से यहाँ तक का, करेक्ट ना। और सेकेंड जोन मेरा यहाँ से इसके बीच का मैं बात कर रहा हूँ, एवरीवन। तो सेकेंड जोन का में जितना भी हॉलो स्फीयर बनेगा उसके लिए पॉइंट पी इज द इनसाइड पॉइंट। और फर्स्ट जोन में जितना भी हॉलो स्फीयर बनेगा उसके लिए पॉइंट पी इज आउटसाइड पॉइंट, इट राइट, करेक्ट ना। इसका मत, और आपको पता है कि इनसाइड पॉइंट और आउटसाइड पॉइंट के लिए पोटेंशियल का अलग एक्सप्रेशन चलता है, करेक्ट ना। और इस पॉइंट पी, यहाँ देखिए, फर्स्ट जोन में कितना हॉलो स्फीयर? इनफाइनाइट। सेकेंड जोन में भी कितना हॉलो स्फीयर? इनफाइनाइट, करेक्ट। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी के लिए हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट जोन और पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड जोन। इसके वजह से इसके यहाँ देखिएगा, इस जोन में जितना हॉलो स्फीयर रहेगा सबके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, और इसके अंदर जितना हॉलो स्फीयर रहेगा उसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे। बट सिचुएशन डिफिकल्टी ये है कि सर यहाँ भी इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर रहेगा, ये सॉलिड मटेरियल है ना, और इसे यहाँ भी इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर रहेगा, ये भी सॉलिड मटेरियल है, राइट, करेक्ट। चलिए, यहाँ तो यही मैं काम करने वाला हूँ, मेरा डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं पहले पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट पार्ट निकालूंगा और पोटेंशियल ड्यू टू सेकेंड पार्ट, अब बाद में दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इज करेक्ट, ठीक है ना एवरीवन।
चलिए लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए पार्ट 1 में सिर्फ 0 से स्मॉल आर तक ही हम लोग इमेजिन कर सकते हैं, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक एक्स रेडियस का होलोस्फीयर whose thickness is dx, बट x को कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे अगर इस पार्ट के लिए काम कर रहे हैं तो सर x को आप 0 से स्मॉल r तक ही लेना है आपको, करेक्ट। आई इसके जीरो स्मॉल r के अंदर मुझे सारा होलोस्फीयर, तो ऑलरेडी मेरा स्मॉल r एक वेरिएबल है, करेक्ट। तो अब यहाँ पे मैं x मान रहा हूँ, करेक्ट। और x को वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, 0 से स्मॉल r तक, इट राइट। कुछ देर के लिए फॉर ए मोमेंट स्मॉल r को भी कांस्टेंट मान लेते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे सेंटर से x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक होलोस्फीयर इमेजिन करते हैं, करेक्ट ना एवरीवन। और इसमें टोटल चार्ज कितना रहेगा, तो सर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए तो मैंने सही लिखा, इंटू रो, करेक्ट। और इस होलोस्फीयर के लिए पॉइंट पी इनसाइड का पॉइंट या आउटसाइड का पॉइंट, तो आउटसाइड के लिए इस टोटल चार्ज को कहाँ मानना है, सेंटर पे, राइट। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से डिस्टेंस कितना, आर, नॉट आर स्क्वायर, करेक्ट हो गया ना। डी क्यू बाई 4 पाई नॉट आर, और डी क्यू का वैल्यू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। किसको कैंसिल कर सकते हैं एवरीवन, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पार्ट 1, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू पार्ट 1 इक्वल टू क्या, इसको इंटीग्रेट कर लें डीवी, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, किसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन से बाहर कौन आएगा, रो आएगा, एप्सिलॉन आएगा, और स्मॉल आर भी आएगा, स्मॉल आर को भी कांस्टेंट माने हुए हैं, राइट। और एक्स स्क्वायर डी एक्स, और एक्स का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से स्मॉल आर तक, राइट। कीजिए, इंटीग्रेशन कितना जाएगा, एक्स की बाई 3, करेक्ट। इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर लें, एक भी जगह मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। कितना आ गया, रो बाई एप्सिलॉन नॉट आर, हाउ मच, आर की बाई, मतलब रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इज इट राइट। चलिए ये पूरा पोटेंशियल हो गया पॉइंट पी पे या सिर्फ पार्ट 1 के लिए,
चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिखना है तो लिख लीजिए फास्ट। ओके ना? ये जो इतना काम कर रहे हैं ना, इस काम को गॉस लॉ जब पढ़ाते रहूँगा तो 2 मिनट में कर दूंगा, बट फिर भी ये काम कर रहे हैं क्योंकि अभी गॉस लॉ नहीं आया है। अभी सुबह में इलेक्ट्रोस्टैटिक पहले है। शुभांकर, आप टायर्ड तो नहीं हो गए? सर अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा है, सबसे बड़ा दिक्कत है कि बोर हो जाते हैं हम लोग। नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए अब पार्ट सेकंड के लिए काम करते हैं। नहीं, इस चैप्टर में बहुत डेप्थ है। एक कुछ ऐसा ही है, रेस्ट एंड मोशन के जैसा है, राइट? रेस्ट एंड मोशन अच्छा है तभी आपका मैकेनिक्स का आगे अच्छा हो रहा है, राइट? ये यकीन करते हैं? मतलब इलेक्ट्रोस्टैट अच्छा रहेगा तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का आगे का सारा फाउंडेशन मजबूत रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। चलिए, क्या बोले? कहाँ पे? हाँ, बहुत जगह काम आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, जहाँ पे करंट डेंसिटी, एक टर्म सुने हैं, करंट डेंसिटी, बहुत कहीं ना कहीं आएगा, बहुत जगह आएगा। कैपेसिटर में भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगा, और एक चैप्टर है, मतलब पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कहीं ना कहीं आते रहेगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, कौशिक निरूपम, या फिर क्वेश्चन था ना, रेस्ट एंड मोशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में काम में आता है? फ्रिक्शन में, सर्कुलर मोशन में, वर्क ऑफ एनर्जी में, सेंटर ऑफ मास में, कोलिजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आ रहा था, जहाँ पे V इक्वल टू U+AT करना रहेगा। मतलब सर हर चैप्टर दूसरे चैप्टर में काम में आएगा भाई, करेक्ट? इसलिए ये नहीं बोलेंगे ये पढ़ रहे हैं तो ये काम में नहीं आएगा। ये कुछ ऐसा ही बात हो गया। नॉमेनक्लेचर काम में आएगा ऑर्गेनिक में, तो उसका थोड़ा डेमो मिल जाएगा आइसोमेरिज्म में, काम में आएगा या नहीं आएगा? मतलब मैं किसी को, आपको मैं समझा रहा हूँ क्योंकि ये आपका पूछने का राइट बनता है और मुझे सच में गाइड करना चाहिए, क्योंकि 90% स्टूडेंट का दिमाग में है कि 11th का केमिस्ट्री, 12th का केमिस्ट्री, 11th का फिजिक्स, 12th का फिजिक्स। सर 11th का चल रहा है, अभी मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं क्लास 12th में हूँ, नहीं ज्वाइन करते हैं। ज्ञान का फ्लो हो रहा, भंडार मिल रहा है सेकंड ऑथर में, और उसमें 12th वाले कुछ नहीं बैच के बच्चे छोड़ देते हैं। अब बाद में उसी चैप्टर के लिए मेरे पीछे भागते रहेंगे। अभी जब मैं बुला के पढ़ा रहा हूँ कि भाई पढ़ लो, क्लास दे रहे हैं, राइट? तो उस टाइम पे पढ़ लेना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं एवरीवन? क्रैश कोर्स में कुछ ऐसे भी बच्चे आए हुए हैं जो 11th-12th में 2-2.5 लाख रुपया खर्च किए हुए हैं, समझे? उनको 5000 में क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूँ। अब मैं डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चलिए अब हम लोग पार्ट टू में मेरा पॉइंट P यहाँ पे है, एग्री? और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R1 था, और ए कितना है? R है, और ये कितना है? कैपिटल R। और हम लोग को किस पार्ट के लिए काम करना है? हम लोग को इस जोन, ए है मेरा पार्ट सेकंड, इस जोन के लिए काम करना है। तो अब यहाँ पे फिर से हम लोग क्या करेंगे? अगेन x का एक लेंगे, करेक्ट ना? ऑलरेडी स्मॉल r मान चुके हैं,
अब यहाँ पे स्मॉल आर तो मानेंगे नहीं। बट एक्स का यहाँ पे वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक लेना है? स्मॉल आर से कैपिटल आर। और यहाँ देखिए ये जो आपने माना है, यहाँ देखना है इसके लिए पी बाहर का पॉइंट या अंदर का पॉइंट? अंदर का पॉइंट ना। हाँ और इसके लिए पी अंदर का पॉइंट है, तो यहाँ पे जो फार्मूला चलेगा वो अंदर वाला चलेगा जो हॉलो स्फीयर में हम लोग पढ़े हैं, राइट? तो डी क्यू कितना हो जाएगा सर? डी क्यू हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, और अगेन रो। और इस हॉलो स्फीयर के लिए पॉइंट पी द इनसाइड पॉइंट, तो उसके लिए डीवी के लिए क्या लिखेंगे? तो अंदर के पॉइंट के लिए कौन सा फार्मूला रहता था? उस हॉलो स्फीयर पे चार्ज और उस हॉलो स्फीयर का रेडियस, राइट? तो डीवी के लिए क्या लिख सकते हैं? डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। देखिए तो मैं सही हूँ? इसका रेडियस लेंगे, करेक्ट? और इसका कितना वैल्यू है? 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। इज इट राइट? 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। इसमें बाहर क्या ले सकते हैं सर? रो बाई एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट ना? एक्स एक्स कैंसिल करें तो बचेगा क्या? एक्स डी एक्स। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? रो बाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन का लिमिट वेयर टू वेयर? तो v, यस, तो v का वैल्यू कितना हो गया? रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, रो बाई 2 रहेगा ना, एक्स स्क्वायर बाई 2। क्या लिख दें डायरेक्टली? दिस वन आफ्टर पुटिंग द लिमिट। ठीक है? यहाँ तक आ गए एवरीवन? ड्रॉ कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बट आई विल सजेस्ट यू कि बोर्ड के एग्जाम में इस डेरिवेशन को फॉलो नहीं करेंगे। जस्ट इसको किसी डेप्थ नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ। बाकी सर कैसे फिर फॉलो करेंगे तो गॉस लॉ में पढ़ाऊँगा, उससे मैं बता दूंगा कि ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है? करेक्ट है ना? इसको हटाएं। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट 2। पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट 1 कितना था? रो रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, राइट? और पोटेंशियल ड्यू टू पार्ट दिस वन आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं? रो बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट? और एलसीएम कितना ले सकते हैं? ठीक है? ठीक है ना?
एलसीएम लिया हुआ कितना हो जाएगा, रो बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, बोलिए करेक्ट ना। चलिए इसको अपने मेडिकल वाले स्टूडेंट प्लीज़ इस पोटेंशियल का एक्सप्रेशन को अपने शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा। आपको डेरिवेशन नहीं लगेगा बट एक्सप्रेशन और ग्राफ, अगर ग्राफ नहीं भी समझ में आता फिर भी स्टैंडर्ड ग्राफ रख लीजिएगा। करेक्ट ना। और आप लोग तो इसको रट्टा मार लीजिएगा, ठीक है। एग्जाम में इतना टाइम रहेगा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा डिराइव करने का, इंट्रेंस एग्जाम में इसको रट जाना है। इसको हटाएं। ये कहाँ से कहाँ तक का ग्राफ है, ये कहाँ से कहाँ तक के लिए एक्सप्रेशन है सर, ये एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक के लिए, राइट। आर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकते हैं, या यस पी पॉइंट को इनसाइड का पॉइंट लिया हूँ, राइट। स्फीयर के अंदर का पॉइंट इमेजिन करके बना रहे थे, करेक्ट ना। चलिए ये इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, रो को और पोइटी मानते हैं, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके स्लोप निकालते हैं, राइट। एंड इफ स्लोप इज निगेटिव देन व्हाट, इट इज ऑब्वियसली डिक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट। चलिए नीलांजन आप बोलिएगा तो। एक कैसा इक्वेशन, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, क्या है, क्या है, पैरा, वेरी गुड, ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, ठीक है, करेक्ट रोशन कुमार। एक कैसा है, स्मॉल आर के टर्म में इट इज क्वाड्रेटिक, नहीं लग रहा कि सर जस्ट लाइक दिस हो गया, ये कांस्टेंट, करेक्ट। और 3 कैपिटल आर एस, सब लोग सुन पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये भी तो इट इज काइंड ऑफ कांस्टेंट। तो भी और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है, भी इज वेरिएबल, स्मॉल आर इज वेरिएबल, तो ये नहीं लगता कि इट इज काइंड ऑफ जस्ट लाइक दिस, इट इज क्वाड्रेटिक, राइट, स्मॉल आर के टर्म में। और ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, इज इट राइट। और पैराबोला ग्राफ ड्रॉ करने का तरीका, कितना तरीका था, एक मिनट, कैलकुलस के मेथड से पैराबोला का ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। पहले क्या करते हैं, वर्टेक्स निकालते हैं, एक मिनट, पहले वर्टेक्स कोऑर्डिनेट निकालते हैं, अब वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके 0 करते हैं, तो वहाँ से क्या मिल जाता है, एक्स का कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, ये आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ये पता चल गया ना कि पैराबोला है। मेडिकल वाले बच्चे डायरेक्ट ड्रॉ कीजिएगा, मैं ड्रॉ कर दूंगा, इंजीनियरिंग वाले बच्चे इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाइए। और ड्रॉ करने के टाइम पे ऐसा करना है, इसको K1 मान लीजिए, इसको K2 मान लीजिए, फास्ट, इसको K1 और इस पूरा को K2। कॉन्केविटी अपवर्ड रहेगा या डाउनवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा।
ये पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखवाया था, नहीं ऐसे भी अरेंज करके दिया था। देखिए तो बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, जहाँ पे एक्स नॉट और बाई नॉट वर्टेक्स और पैराबोला रहता था, और ए का साइन पॉजिटिव तो अपवर्ड और निगेटिव तो डाउनवर्ड। एनीवेज आपको जैसे मर्जी वैसे ड्रॉ करना है, बट ये मुझे पता है पैराबोला है। चलिए डी वी बाई डी आर के कितना आया है? -2 r डी वी बाई डी आर इक्वल टू वाट? -2 r by 3 माइनस 2 रो आर बाई, और डी वी बाई डी आर इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो आर इक्वल टू 0 मिल गया। इसका तो उस पैराबोला का हॉरिजॉन्टल एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है? आर इक्वल टू 0, करेक्ट। अब उसको मेरा पैराबोला का ग्राफ है, तो इसमें वर्टिकल एक्सिस पे कौन रहेगा भाई? वर्टिकल एक्सिस पे भी है, बाई का काम यहाँ पे भी कर रहा है, और एक्स का काम यहाँ पे आर कर रहा है। इज इट राइट? तो आपको हॉरिजॉन्टल एक्सिस और आर का वैल्यू यहाँ पे निगेटिव ले नहीं सकते क्योंकि डिस्टेंस है, करेक्ट। इसका मतलब सर आर निगेटिव नहीं हो सकता है, तो या तो ग्राफ इस क्वाड्रेंट में रहेगा, नहीं तो इसमें रहेगा, थर्ड एंड फोर्थ में तो जाएगा नहीं, सॉरी सेकेंड और थर्ड में तो जाएगा नहीं, राइट। तो इसमें ये पता चल गया कि आर इक्वल टू 0 पे वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स के लिए सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए, दोनों चाहिए? दोनों चाहिए। अब इसमें आर इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। इसका मतलब है कि पैराबोला का वर्टेक्स वर्टिकल एक्सिस पे है, राइट? करेक्ट ना एवरीवन? अब वर्टेक्स पे स्लोप क्या होता है? 0 होता है ना, तो 0 करके ही तो लाए हैं। इसका मतलब यहाँ पे स्लोप क्या रहेगा? 0 रहेगा। इज इट क्लियर? ए वाला पार्ट आपका काम का रहेगा? नहीं रहेगा। और एक ग्राफ कहाँ तक लेके जाना है? सर एक ग्राफ सिर्फ r इक्वल टू कैपिटल R तक ही जा सकता है, राइट, क्योंकि अंदर का पॉइंट के लिए ग्राफ है, करेक्ट ना। इसका मतलब दिस इज द इक्वेशन, ए आएगा डायरेक्ट आएगा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ कॉन्केविटी डाउनवर्ड, राइट। इसका मतलब फाइनली मैं इतना मेहनत इसलिए किया, यहाँ देखिएगा ग्राफ ऐसे भी तो शुरू कर सकते थे, ये ग्राफ सही नहीं रहेगा। वजह सर स्लोप यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे ऐसे कीजिएगा स्लोप 0 नहीं दिखेगा, करेक्ट। कैसे स्लोप कैसे स्टार्ट होगा? ऐसे स्टार्ट होगा, नहीं ठीक है ना एवरीवन? तो मेडिकल वाले स्टूडेंट से ये पूछा जाएगा, ये जो भी वर्सेस आर का ग्राफ है वो हाइपरबोलिक है, पैराबोलिक है? तो क्या बोलना है? पैराबोलिक है, राइट, विथ कॉन्क्रीट डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। और यहाँ पे भी का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे आर इक्वल टू 0 पुट करके, और पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे स्लोप क्या है? 0 है, करेक्ट ना। एम इक्वल टू 0, ठीक है एवरीवन? अब यहाँ देखना है, इफ आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर, इसका मतलब पॉइंट पी कहाँ रहेगा? अंदर में या बाहर में?
बाहर में रहेगा, करेक्ट। ध्यान से देखिएगा, और यहाँ से डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो फिर से आप हम लोग सेम काम करेंगे, करेक्ट ना। Yes, sir. यहाँ देख लीजिए, और मैं बाहर का पॉइंट लिया हूँ, करेक्ट एवरीवन। Yes, sir. तो इसके वजह से इसे एक मान लेते हैं कोई एक हॉलो स्फीयर, करेक्ट। और इस हॉलो स्फीयर में चार्ज कितना है, डी क्यू। इसके वजह से यहाँ पे पोटेंशियल एट पॉइंट पी, पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या लिखेगा सर, डी क्यू बाई, बट इसके लिए बाहर का पॉइंट है, करेक्ट, Yes, sir. डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इज इट क्लियर। Yes, sir. तो एक यहाँ देखिएगा, इस तरीके से एक और अगर हॉलो स्फीयर मानते हैं तो उसका भी डी क्यू लीजिएगा, तो उसके लिए भी तो नीचे आर ही रहेगा। Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक जितना भी हॉलो स्फीयर मानेंगे उसके लिए एक डिस्टेंस स्मॉल आर तो सेम रहेगा, करेक्ट। Yes, sir. तो v के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें कौन सा टर्म कांस्टेंट रहेगा, और पॉइंट पी इज गिवन पॉइंट, इफ पॉइंट पी इज गिवन पॉइंट, जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट को उस मोमेंट के लिए कांस्टेंट मानेंगे। तो इफ पी पॉइंट इज गिवन पॉइंट, तो नहीं तो ये टर्म बाहर आ जाएगा। और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या, कैपिटल क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना भी यहाँ से यहाँ तक इनफाइनाइट हॉलोस्फीयर बनेगा सबका डी क्यू डी क्यू डी क्यू। हर हॉलोस्फीयर के लिए यहाँ देखना है भाई, कैसे एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे ना अभी जस्ट, Q1 था, Q2 था, Q2 था, यहाँ पे पॉइंट डी के लिए। तो पॉइंट डी के लिए भी क्या लिखे थे बोलिए तो जरा सा सर। पॉइंट इसके लिए आपने लिखा था R4 था ना, क्या था, R4 था। Yes, sir. तो यहाँ के लिए क्या लिखे थे, Q1 बाई 4 R4, Q2 बाई Q3 भाई। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जितना भी हॉलो स्फीयर बनेगा सबका चार्ज को कहाँ मानेंगे, सेंटर पर डालते रहेंगे, राइट। Yes, sir. डी क्यू सेंटर पे, दूसरा हॉलो स्फीयर का डी क्यू सेंटर पे। तो यहाँ से यहाँ तक जितना भी इनफाइनाइट हॉलो स्फीयर है सबके लिए ये आउटसाइड का पॉइंट है। आउटसाइड के लिए क्या करेंगे, सारे हॉलो स्फीयर का चार्ज को कहाँ पे जमा करना स्टार्ट करेंगे, सेंटर पे। तो सेंटर पे कितना चार्ज जमा हो जाएगा सर, पूरा सॉलिड स्फीयर का चार्ज सेंटर पे बिहेव करेगा, राइट। Yes, sir. ये बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है, यहाँ देखिए, करेक्ट ना। इसका मतलब क्या कि सर इफ़ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वॉल्यूम देन फॉर आउटसाइड पॉइंट टोटल चार्ज ऑल्सो बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। टोटल चार्ज ऑल्सो बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। सारे वॉल्यूम का चार्ज को हम लोग क्या मान लेंगे, पॉइंट चार्ज। उसको कहाँ पे रख देंगे, सेंटर पे। बजा पॉइंट चार्ज का एक्सप्रेशन मिलता है, राइट। Yes, sir. आप लोग समझे मैंने क्या बोला। Yes, sir. लिखिए, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट if charge is uniformly distributed in volume, if charge is uniformly distributed in volume, then for outside point total charge behave like a point charge. Total charge behave like a point charge. And which is situated at the center. And which is situated at the center. ये भी शॉर्ट नोट्स में रहेगा। फॉर आउटसाइड पॉइंट टोटल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज सिमिलर टू हॉलो स्फीयर। बाहर के पॉइंट के लिए, हॉलो स्फीयर के लिए भी मैंने यही बात बोला था, राइट। फॉर आउटसाइड पॉइंट टोटल चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज विच इज सिचुएटेड एट सेंटर। ये बात बोलने से मैंने यही नहीं बोला, एक मिनट, मैंने यही नहीं बोला कि पॉइंट चार्ज बन गया है। रिजल्ट उसके जैसा ही है तो याद करने में आसानी होगा, राइट। और प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में भी आसानी होगा।
एग्री? Yes, sir. यहाँ देखिए, ध्यान से यहाँ देखना है। टचवुड ऐसा किसी के साथ ना हो, बट फिर भी कहीं कहीं पे अगर बोन में फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसको बिल्कुल एक लेवल में लाकर यहाँ पे एक पत्ती लगाते हैं। नहीं नहीं समझे? इधर का और इधर का दोनों का टेंजेंट कॉमन हो जाए। क्या कॉमन हो जाए? टेंजेंट कॉमन रहना चाहिए। नहीं, जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ तो इधर का मिलाकर करेक्ट लेवल में ला के। एग्री? यहाँ देखिए, आज के बाद 1 मिनट कोई भी दो डिफरेंट एक्सप्रेशन का ग्राफ, ये थोड़ा डेप्थ का बात कर रहा हूँ। लेट अस सपोज एक है मेरा ग्राफ पैराबोला का और एक है ग्राफ हाइपरबोला का, दोनों अलग अलग ग्राफ ना, Yes, sir. और दोनों को जोड़ना है। करेक्ट? तो भाई दो ग्राफ, मान लीजिए एक ऐसा ग्राफ है और एक ऐसा ग्राफ है। हो सकता है कि दो, ये पैराबोला ये हाइपरबोला, जहाँ पे जुड़ा है वहाँ पे जस्ट लाइक कॉर्नर बन रहा है, राइट? और मैंने आपको टास्क दिया कि दो ग्राफ है, एक पैराबोला और एक हाइपरबोला, और दोनों ग्राफ को इस तरीके से जोड़ना है, बेल्डिंग करना है कि बिल्कुल वहाँ पे कॉर्नर डेवलप नहीं हो। क्या कीजिएगा? सर एक काम करेंगे, यहाँ पे मैं पहले से स्लोप निकाल के रखूँगा, टेंजेंट, राइट? Yes, sir. और यहाँ पे टेंजेंट निकाल के रखेंगे। अगर इसका टेंजेंट और इसका टेंजेंट अगर पैरेलल हो गया, कॉमन हो गया, इस पॉइंट का इस पॉइंट का, मतलब यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो रहेगा ही, डिफरेंशियल भी रहेगा। कंटिन्यूअस तो रहेगा ही रहेगा, डिफरेंशिएबल भी रहेगा। ये मैं मैथ का बात कर दिया नहीं? अब बोलेंगे ही नहीं। इंटरेस्टिंग पॉइंट पे एक ऐसे है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि कॉर्नर है, राइट? इसका स्लोप और इसका स्लोप अलग है। बट दो अगर ग्राफ, दो फंक्शन अगर जुड़ता है और कंटिन्यूअस भी है और उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, तभी हो सकता है जब दोनों का स्लोप कॉमन हो, टेंजेंट कॉमन हो, राइट? इसका मतलब है आज के बाद किसी भी दो एक्सप्रेशन का ग्राफ अगर कंटिन्यूअस है, ये चेक करना है कि वहाँ पे कॉर्नर होगा या नहीं होगा, तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और उस पॉइंट का वैल्यू पुट कर लीजिए। अगर स्लोप सेम मिलता है मतलब वहाँ पे स्मूथ रहेगा, कॉर्नर नहीं रहेगा, राइट? Yes, sir. आप लोग समझे मैंने क्या बोल दिया? एक ही सांस में सब कुछ बोल दिया हूँ। अब मुझे 2 मिनट थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा। बोलिए क्या बोला है? चलिए कोई बात नहीं है। फिजिक्स पढ़ाने के लिए भी मैथ का कॉन्सेप्ट होना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए एवरीवन, एक ऐसा एक्सप्रेशन Rectangular hyperbola. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, करेक्ट? अब आपके पास दो एक्सप्रेशन है, v इक्वल टू, बोलिए तो क्या एक्सप्रेशन आया था? पहला एक्सप्रेशन अंदर के पॉइंट के लिए Rho by 6 epsilon. 3 capital R square minus small r. 666, Yes, sir. 3 capital R square minus small r square. करेक्ट? ये कहाँ के पॉइंट के लिए था? R less than equal to 5. और एक क्या था? इसको रो के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैन यू कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ रो? क्या प्रॉब्लम है? 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो, ठीक है ना? हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू के बदले 4 पाई आर स्क्वायर इंटू रो पुट कीजिएगा, कितना नजर आएगा? कैन वी पुट वैल्यू टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी एक्सट्रीमली नहीं भाई, ठीक नहीं था। 4/3 पाई आर क्यू, आप लोग हाँ बोल दिए। क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो, क्या क्यू के बदले इतना पुट कर सकते हैं? Yes, sir. तो क्यू के बदले यहाँ पुट कीजिए, क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यू
रो बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कीजिए, तो क्या बचा देखिए तो, रो बाई 3 एप्सिलॉन नॉट r क्यू बाई स्मॉल r। अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस बाहर के लिए पॉइंट चार्ज मान के याद रखिएगा। ये तो याद रहेगा, याद रहेगा तो क्या याद नहीं हो जाएगा एग्जाम हॉल में? बाहर के लिए पॉइंट चार्ज मान लेंगे, पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। और इतना तो काम कर ही सकते हैं कि क्यू के बदले इतना भी लिख सकते हैं, अगर रो के टर्म में ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा तो, राइट। एक किसके लिए ग्राफ है? इसके लिए। अब एक काम कीजिए, इसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट कीजिए। एक मिनट, इस यहाँ देखना है स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब उस सॉलिड स्फीयर के अंदर के आउटर सरफेस के जस्ट अंदर, राइट, मतलब यहाँ का। और इसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर मतलब बाहर से सरफेस पे आ रहे हैं, इसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर मतलब अंदर से सरफेस पे आ रहे हैं, राइट। और इसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर मतलब बाहर से सरफेस पे आ रहे हैं, करेक्ट ना। सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे, आउट सरफेस पे पहुंचने का दो तरीका, अंदर से भी जा सकते हैं, बाहर से भी जा सकते हैं। इसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, देखिए तो वैल्यू डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट या सेम? सेम है। इसका मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट किसी पॉइंट पे फंक्शन ग्राफ कंटिन्यूअस है मतलब जुड़ रहा है, बट ये वहाँ पे ये प्रूफ नहीं करता है कि कॉर्नर बन के जुड़ेगा या स्मूथ रहेगा, करेक्ट ना। इट कंपल्सरी दो फंक्शन कंटिन्यूअस का मतलब वहाँ पे उस पॉइंट पे डिफरेंशियल भी हो। एक कैलकुलस का बात कर रहा हूँ, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी सर पढ़ा दिए हैं। किसी पॉइंट पे कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब है ये नहीं कि वो डैम से वहाँ पर डिफरेंशियल ही रहेगा। डिफरेंशियल होने के लिए उसका स्लोप भी सेम होना पड़ेगा, राइट। मतलब डिफ्रेंशिएट करके उसका कंटिन्यूटी होना पड़ेगा। एनीवे उतना छोड़िए कहानी, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए रफ में फास्ट। कंटिन्यूअस है तो पता चल गया ना, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे अलग से रफ में, करेक्ट। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए अलग से, एक रफ पेज में कर लो ना, कहीं डिफ्रेंशिएट कर लेना है, ठीक है। इसमें डिफ्रेंशिएट करके जो आया उसमें आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करें। इसको जो डिफ्रेंशिएट किया है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करें। वैल्यू सेम या डिफरेंट? नहीं, पक्का सेम आएगा। फिर से करना है, ये बहुत बड़ा बात था। कॉपी क्यों बचाते हो भाई, बाहर में उस पूरे फ्रेश पेज में कर लो। इसको डिफ्रेंशिएट करना है और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करना है। इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करना है। सेम आएगा नहीं, सेम है, इट मस्ट बी सेम। यहाँ देखिए नीलांजन, यहाँ तक कैसा ग्राफ चल, अब मैं पूरा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। यहाँ देखना है, यहाँ तक r इक्वल टू कैपिटल आर तक ग्राफ क्या था, पैराबोलिक, राइट। अब यहाँ के बाद ग्राफ क्या चलेगा, हाइपरबोलिक, करेक्ट। बट यहाँ पे मैंने कॉर्नर बनाया, क्यों नहीं बनाया? इस दो अलग अलग ग्राफ था, ये यहाँ से यहाँ तक क्या था, ये पैराबोलिक ग्राफ है, बहुत ज़बरदस्त बात हो जाएगा, ठीक है। और इस सेक्शन में कहाँ से कहाँ तक, ये पैराबोलिक ना,
अरे क्या है, हाइपरबोलिक। यहाँ से जोन किसका शुरू हो गया, हाइपरबोलिक। ये पैराबोलिक का ग्राफ और हाइपरबोलिक का कहाँ पे ऐड हुआ है, इस पॉइंट पे, करेक्ट। Yes, sir. बट कॉर्नर कॉर्नर बना के ऐड हुआ है या स्मूथली, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप कॉमन हो गया है, करेक्ट, सेम स्लोप था, इसलिए कॉर्नर डेवलप नहीं हुआ। अब इसी ग्राफ को मैं चाहता तो देखिए टाइम बचा लेता ऐसे कि हाँ जी ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा जाएगा। अभी तो प्रॉपर प्रूफ के साथ है ना कि ऐसा ग्राफ क्यों होगा, करेक्ट। अरे ये तो पक्का ऑब्जेक्टिव आ सकता है ना कि यहाँ से यहाँ तक कौन सा फंक्शन, पैराबोलिक ग्राफ, यहाँ इस जोन में कौन सा फंक्शन, हाइपरबोलिक। और अगर आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी देन पोटेंशियल टेंडिंग टू जीरो, करेक्ट। ये बहुत बार आया हुआ है, कोई मैं नया बात नहीं बोल रहा हूँ, नया बात बस यही बोला कि मैं ग्राफ को तोड़ दिया, ये पैराबोलिक है हाइपरबोलिक। यहाँ पे भी पता चल जाएगा, आर इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, यहाँ पे भी पता चल जाएगा, आर इक्वल टू क्या पुट कर देना है, कैपिटल आर, करेक्ट। और एक इसके लिए क्यू ग्रेटर देन जीरो के लिए, अगर क्यू लेस देन जीरो रहता तब कैसा ग्राफ रहता, सर डिटो ऐसा ही ग्राफ रहता, बस ऐसे ड्रॉ कर लेते, नहीं और एक इसके लिए थोड़ा मुझे नीचे जगह नहीं मिल रहा है, बिल्कुल इसी का मिरर इमेज ले लीजिएगा, ठीक है। ये आपका शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए। तो इसमें अभी क्या बचा हुआ है स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, एक मिनट, एक कंप्लीट ग्राफ हो गया ना, कहाँ से कहाँ तक, सेंटर ओरिजिन से लेकर सेंटर से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। और हर जगह पे आपका ये आपका पूरा कंप्लीट ग्राफ, कहीं पे आपका कॉर्नर बनाया, मतलब सर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस रहेगा, राइट। क्योंकि हर जगह पे फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल नजर आ रहा है, कॉर्नर नहीं बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात नेक्स्ट क्लास में, करेक्ट ना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए और